कुर्ला इलाका है, मानकुर्द इलाका है, जोगेश्वरी है, बांद्रा है, डोंगरी है, फिर साउथ में नागपाड़ा, भाईधुनी। तो ये सब जो इलाके हैं जहाँ पर बहुत यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो आर वल्नरेबल टू कंजम्पशन ऑफ ड्रग। तो इसके चलते ये जो पेडलर्स हैं और वहाँ की भी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सतत केस करती है वहाँ पर। देखिए, दो प्रकार के रूट्स हैं बेसिकली इसमें, जैसा कि विदेशी गांजा काफ़ी प्रोमिनेंटली इंपोर्ट हो रहा है अभी लीगली अमेरिका जैसी देशों से, कनाडा, अमेरिका, देन यूरोपियन जैसा नीदरलैंड्स है, पोलैंड है। तो यहाँ से ये कंसील होके इंपोर्ट होके आता है। उसके अलावा भी हीरोइन जिसका ज़्यादा मार्केट है हमारे धारावी, कुर्ला जैसे इलाकों में, तो ये भी देश जैसे अफ़गानिस्तान देशों से भारत में आता है। इसके अलावा भी फॉरेन का एक और काफ़ी प्रोमिनेंट ड्रग है जो जिसकी डिमांड काफ़ी है, कोकेन। तो ये भी साउथ अमेरिकन देशों से वहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये भी इंपोर्ट होके आता है इलीगली। तो जब मैं जैसे ही स्कूल मेरा पास आउट किया तो उसके बाद में थोड़ा सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करने की मदर ने कोशिश की थी। तो उसमें दिन में कॉलेज जाता था और फिर बाद में उसके बाद बिज़नेस करने की थोड़ी कोशिश की। तो वो टाइम पे फिर समझ में आता है कि सिस्टम में कितनी एक सामान्य व्यक्ति को कितनी तकलीफ़ें आती हैं। हर चीज़ के लिए रुकावटें होती है, कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग्स होती है जैसा कि करप्शन, रेड-टेपिज़म, नेपोटिज़म। तो ये सब अब देखिए, मुंबई इटसेल्फ काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप में पूछा जाए तो जो पुरानी मुंबई है, जो कि साउथ मुंबई जिसे कहते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स है, हेरिटेज स्ट्रक्चर। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो अगर एक IRS ऑफिसर ना होता तो शायद मैं प्रोफेसर या एक आर्कियोलॉजिस्ट होता। तो देखिए, बंधु न्यूज़ चैनल मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो देशभक्त लोग हैं जो सही न्यूज़ चलाते हैं, और आपका वो चैनल एक चैनल उस प्रकार का है, तो जो देश की सेवा करता है, जो सही रास्ते पे चलता है, तो उसके लिए मैं 24/7 हूँ। आप लोग जब भी मुझे बुलाएंगे पब्लिक की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, बुलावा में मैं ज़रूर आऊँगा। यू जस्ट कॉल मी, आई एम जस्ट कॉलिंग। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज आप लोगों को बता दूं तो हमारे सामने ऐसे शख्स है जो NCB के फॉर्मर एक्स हेड जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े जी हमसे जुड़े हैं। आप सभी को बता दें तो हम आप लोगों को ऐसे विषय उठाकर जो निचले स्तर पर चलते हुए विषय उठाकर उसके बारे में जानकारी तो देते हैं, बट आज आपको बताएंगे कि मुंबई में जिस तरह से ड्रग्स के लिए जो सबसे मशहूर इलाके हैं निचले स्तर पर स्लम्स में, जिस तरह से ड्रग्स की बढ़ोतरी हो रही है, इस विषय पर बात करने के लिए स्पेशली हमारे चैनल पर समीर वानखड़े जी जुड़े हैं। तो स्वागत है सर महाराष्ट्र बंधु। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना था कि NCB में जिस तरह से आप काम कर रहे थे निचले स्तर पर, लोगों को बहुत सारे उम्मीद थी आपसे, पर अभी आप कहीं ना कहीं मुंबई से NCB से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये लोगों का प्रश्न है कि लोगों को ये नहीं पता चला कि किस तरह से आपकी ट्रांसफ़र हुई या कोई दबाव में हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना। सी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ये तो रूटीन एक IRS ऑफिसर के करियर में रूटीन चीज़ें होती है। वी ऑल आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड स्पेशली मैं एक डिसिप्लिन्ड अधिकारी हूँ। तो ये जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स, जैसा मैंने कहा, रेगुलर थिंग है, रूटीन थिंग्स होती है। एंड सरकार का जो आदेश है, एज अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर, एज अ डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, वी फॉलो दैट। एंड जहाँ पर भी सरकार हमें मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, हम वहाँ काम करते हैं। सर, ये प्रश्न था कि जब मुंबई में कहीं ना कहीं NCB काम कर रही थी ज़ोरदार, जब ड्रग्स के जो मामले थे वो कहीं ना कहीं मुंबई में कम हो रहे थे, पर अभी हाल ही में हमारे सूत्रों से भी और हमने भी देखा है, हमारी टीम निचले स्तर पर जब जाती तो ड्रग्स के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच में फिर से उसी तरह के मामले आ रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये तो अभी क्योंकि मैं NCB में कार्यरत नहीं हूँ, तो इस पे कोई टिप्पणी करना मेरे लिए सही भी नहीं होगा। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं जो एजेंसीज़ इन ड्रग के विरुद्ध में जो काम कर रही है,
तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से एनसीबी ने काम किया है उसी तरीके से मिलजुल के बाकी की भी सब एजेंसियां काम करके ये जो ड्रग इवेल है जो हमारे देश को आज मेजर चैलेंज के रूप में उभरा है तो उसे फेस कर रहे होंगे, करते होंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। सर मुझे इससे थोड़ा हटकर सवाल पूछना है कि सर ऐसे नॉर्मली समीर वानखेड़े जी के प्रोफेशनली तो सब लोग जानते हैं, बट पर्सनली सर लोग नहीं जानते। इसके लिए मुझे ये पूछना है कि जब आप यंग थे सर, व्हाट वाज योर स्टोरी बिहाइंड दिस? कि कहते हैं लोग कि यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी प्रोफेशनल, तो वो कैसे लाइक आज के नौजवान है क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे जो पिताजी थे, एक छोटा सा गांव है वरुड़ तोफा, जो रिसोड तालुके में आते हैं, वाशे में, वहाँ से आते हैं। काफ़ी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में मुंबई में कार्यरत थे काफ़ी दिन। सरकारी नौकर थे वो। एंड उनके बाद में जो मेरी मदर थी वो एक अलग बैकग्राउंड से आती थी, सोशली काफ़ी एक्टिव थी मेरी मदर। तो और वो उनका ओरिजिन हरियाणा से था। तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर, दोनों अलग अलग कल्चर का अमेलगमेशन हुआ। दोनों अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ मिली। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से पिताजी आते थे, तो और सैलरीड अधिकारी थे। तो फिर मदर ने सोचा कि बच्चों को जब पढ़ाना है, दो बच्चे हैं, दोनों को पढ़ाना है, तो मदर ने सोचा था कि कुछ व्यवसाय की करने की कोशिश करें। तो जब मैं जैसे ही स्कूल मेरा पास आउट किया, तो उसके बाद में थोड़ा सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करने की मदर ने कोशिश की थी। तो उसमें दिन में कॉलेज जाता था और फिर बाद में उसके बाद बिज़नेस करने की थोड़ी कोशिश की। तो वो टाइम पे फिर समझ में आता है कि सिस्टम में कितनी एक सामान्य व्यक्ति को कितनी तकलीफ़ें आती हैं। हर चीज़ के लिए रुकावटें होती है। कुछ कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग्स होती है, जैसा कि करप्शन, रेड टेपिज़म, नेपोटिज़म। तो ये सब उस दौरान जब मैं 15-16 साल का था, तब मैंने खुद बिज़नेस करते हुए इस चीज़ को महसूस किया था। तो ये सब चीज़ जब फेस करता था तो मैं मेरे मदर से ही डिस्कस करता था कि मदर, मम्मी, ये सब चीज़ें आज हुई, आज ये दिक्कतें हुई। तो फिर बाद में एक दिन मदर ने ऐसा कहा मुझसे कि तू ये रो के क्रिप करके इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो तू देश की सेवा इस तरह से करके तू खुद एंटर कर, सिस्टम में एंटर कर, और फिर सिस्टम को तेरी तरह या फिर एक ईमानदारी से काम, एक साफ स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन, साफ स्वच्छ कार्य करके तू पब्लिक या लोगों की सेवा कर। तो वो चीज़ ने काफ़ी प्रेरित किया था। उसके बाद में ही फिर तुरंत मेरे हायर एजुकेशन के बाद में, हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में, मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। कौन से स्कूल में थे सर अब? जब स्कूल डेज कौन सा स्कूल था आपका? देखिए, मेरा सेंट जोसेफ हाई स्कूल था, क्योंकि हम लोग का घर सिवड़ी इलाके में था, तो उसके बाजू में ये अच्छी स्कूल थी। तो वहाँ पर मैंने मेरा स्कूली एजुकेशन किया। उसके बाद में फिर मैंने कॉलेजिंग रुइया कॉलेज से किया माटुंगा में, और फिर बाद में मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी लॉ की डिग्री, वो फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। मुंबई में सबसे अगर अच्छा प्लेस देखेंगे तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? अब देखिए, मुंबई इटसेल्फ काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप पे पूछा जाए तो जो पुरानी मुंबई है, जो कि साउथ मुंबई जिसे कहते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स है, हेरिटेज स्ट्रक्चर। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो अगर एक आईआरएस ऑफिसर ना होता तो शायद मैं प्रोफेसर या एक आर्कियोलॉजिस्ट होता। तो मुझे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इसके चलते हुए कि मुझे साउथ मुंबई में जो पुराना मुंबई का इलाका है, जहाँ पर हेरिटेज साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। वड़ा पाव के बारे में सर कैसा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जंक फूड से मैं काफ़ी दूर हूँ। मैं फ्राइड फूड खाने का मन करता है, लेकिन ड्यू टू फिटनेस मैं फ्राइड चीज़ें या जंक फूड अवॉइड करता हूँ। सर एक बहुत मतलब आपके कामों को देखकर लोगों का इस तरह से ये है प्रेजेंस है आपका भी ऐसा। मैंने भी आपसे फर्स्ट टाइम मिला, इट्स लाइक वो आपका प्रेजेंस है, यू आर सो मच सीरियस हमेशा 24 आवर्स। नहीं, सीरियस, आई मीन ऐसा है कि बचपन से ही बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है,
काम से काम ही बात करता हूँ ज़्यादा। और सिर्फ अगर रहना चाहता तो अपने जो एकदम ही क्लोज मेरे फ्रेंड्स हैं, जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, जो उंगलियों पे जिनकी गिनती है, और मेरे फैमिली, बस इनके अलावा मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करना नहीं चाहता किससे। नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है जब हम भी सुनते हैं नेशनल न्यूज़ पर कि यहाँ पर कार्रवाई हो गई, यहाँ पर रेड गिरा, बट वो कितना हार्ड होता है सर जब एक आप प्लान करते हैं और उस पर एग्जीक्यूट कर कर उसको सक्सेस में लेके आना। तो ऐसी कोई कहानी है जो जवानों को जाननी चाहिए कि ऐसे वक्त बहुत मतलब कोई ऐसी कहानी जो लोगों को नहीं पता जहाँ पर आप निचले स्तर पर जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कामयाबी मिली, नहीं मिली, या बहुत हार्डशिप हुआ? देखिए, ऐसे तो लगभग मैं तो काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ भारत सरकार का कि उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का कि काफ़ी अलग अलग विभिन्न एजेंसियों में मेरी पोस्टिंग हुई, तैनाती हुई। और इसमें काफ़ी 16 इयर्स की सर्विस में काफ़ी वेरिड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और काफ़ी केसेस हुए हैं, एयरपोर्ट पे केसेस हुए हैं जब मैं एयरपोर्ट पे था। उसके बाद मैं सेंट्रल एजेंसीज में भी काम किया, वहाँ पर भी काफ़ी केसेस, वहाँ पर भी किस्सा जो आपको experiences हमेशा हैं। याद रहेगा कि ये किस्सा मुझे मतलब मेरा फेवरेट है, ऐसे कुछ? देखिए, काफ़ी एनसीबी में भी काफ़ी ऑपरेशंस हुए हमारे। कुछ जैसा कि सब जानते हैं, जो लोग नारकोटिक्स में डील करते हैं तो वो खुद भी नशे में होते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, कौन सी एजेंसी है, पुलिस है, नॉर्मल है, सिविलियन है। तो उस दौरान एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था कि कुछ एक विदेशी गैंग मानखुर्द इलाके से ऑपरेट कर रही थी। एंड ये काफ़ी लीथल गैंग थी बेसिकली, जो हथियारबंद हुआ करते हैं। एंड ये इनकी हिस्ट्री थी कि पुलिस पे भी अटैक करते थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे अटैक करते थे। एक अलग पैरेलल गैंग चला के उन्होंने रखा था। तो और जो मार्शी इलाका है, जो मैंग्रोव्स वाला मार्शी इलाका है, तो वहाँ पर ये ऑपरेट करते थे। सो दैट पुलिस भी जब जाए तो फिर तुरंत वो टोपोग्राफी लेके अंधेर रात का अंधेरा, बड़े बड़े प्लांटेशंस लेके भाग जाए। लेकिन हमने भी काफ़ी यानी कंप्लेंट्स आने के बाद में 3 अटेम्प्ट हमने भी किया। 2 स्टार्ट के 2 अटेम्प्ट में उन्होंने हमें भी चकमा दिया, हमारे कुछ अधिकारियों पर भी अटैक किया, पत्थरबाजी की, हथियारों से अटैक किया। बट फाइनली एक चैलेंज के तौर पे हमने लिया था। काफ़ी रिस्की ऑपरेशन था वो, लेकिन क्योंकि कंप्लेंट्स भी थी और काफ़ी निडर होके ये गैंग्स सप्लाई कर रहे थे, तो लास्ट थर्ड अटेम्प्ट हमने किया। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट भी काफ़ी रिस्की था, उसमें भी चोट आई, कुछ ऑफिसर्स को चोट आई, मुझे कुछ चोट आई उसमें। लेकिन फिर भी हमने सक्सेसफुली उसे ओवरकम किया, उस गैंग को लीगली न्यूट्रलाइज किया। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सर एक प्रश्न मेरा ये है कि जो मुंबई में आप काफ़ी एक्टिव थे, तो मुंबई में ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर आपको ये लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फैला है वीड या जो? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो डिवीज़न हमने किया है ड्रग के हिसाब से किया हुआ था। और जो प्रोन एरिया है, साउथ मुंबई में कुछ प्रोन एरियाज़ हैं। उसके अलावा भी जैसा कि सबर्बन में भी कुर्ला इलाका है, मानकुर्द इलाका है, जोगेश्वरी है, बैंड्रा है, डोंगरी है, फिर साउथ में नागपाड़ा, पाईधुनी। तो ये सब जो इलाके हैं जहाँ पर बहुत यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो आर वल्नरेबल टू कंजम्पशन ऑफ ड्रग। तो इसके चलते ये जो पेडलर्स हैं, और वहाँ की भी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सतत केस करती है वहाँ पर। लेकिन डिमांड चूँकि इतना है वहाँ पर के और प्रॉफिट्स पेडलर्स को, सप्लायर्स को इतना ज़्यादा है कि डिस्पाइट लॉट मैनी ऑपरेशंस बाय वेरियस एजेंसीज एंड हमारी जो पुलिस जो इतनी अच्छी कार्यरत है, फिर भी ये लोग काम करते हैं। तो ये इलाके में ज़्यादा, इनफैक्ट मुंबई के बाहर भी, जैसा कि मीरा रोड हो गया है, देन देर आर सम पॉकेट्स ऑल्सो इन मीरा रोड भाईंदर विच नीड्स टू बी तो सर ये जो माइक्रो प्लेसेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आते हैं, जो सब्सटेंस आता है वो कहाँ से आता होगा? क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है, लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि ये सप्लाई होता कहाँ से। देखिए, 2 प्रकार के रूट्स हैं बेसिकली इसमें। जैसा कि विदेशी गांजा काफ़ी प्रोमिनेंटली इंपोर्ट हो रहा है अभी इलीगली, अमेरिका जैसी देशों से, कनाडा, अमेरिका, देन यूरोपियन जैसा नीदरलैंड्स है, पोलैंड है। तो यहाँ से ये कंसील होके इंपोर्ट होके आता है।
उसके अलावा भी हीरोइन जिसका ज़्यादा मार्केट है हमारे धारावी कुर्ला जैसे इलाकों में, तो ये भी देश जैसे अफ़गानिस्तान देशों से भारत में आता है। उसके अलावा भी फ़ॉरेन का एक और काफ़ी प्रोमिनेंट ड्रग है जो जिसकी डिमांड काफ़ी है, कोकेन। तो ये भी साउथ अमेरिकन देशों से वहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये भी इंपोर्ट होके आता है इलीगली। उसके अलावा कुछ ड्रग्स लोकली भी प्रोक्योर किए जाते हैं, जैसा कि मनाला क्रीम, चरस हो जाए, हशीश हो जाए, गांजा हो जाए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में बनते हैं इलीगली, क्लैंडस्टाइन फैक्ट्री जिसे कहते हैं। ड्रग्स जैसा कि मेफेड्रॉन, मेथाम्फेटामाइन, एफिड्रिन जिसे प्रीकर्सर कहते हैं, तो ये भारत में मुंबई के आसपास इलाकों में बनता है। सर यह सवाल ये हो जाती है, अगर ये माइक्रो प्लेसेस पर बाहर से सप्लाईज आ रहे हैं तो भारत के कर्मचारी इसके अंदर करप्शन ऐसे कुछ होगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि इस जैसे घिनौना क्राइम या ड्रग जैसे क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट करता होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली काफ़ी संगीन क्राइम है, ये तो नार्को टेररिज्म काइंड है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ये एंगल होगा। लेकिन क्या होता है कि जो ड्रग सप्लायर्स होते हैं, ये हर चीज़ में काफ़ी मुस्तैदी से और इनफैक्ट सतर्क होकर काम करते हैं। दे वांट टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सो इसके लिए आप देखेंगे कि काफ़ी कंसील होके सामान आते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है जैसे DRI, NCB, तो ये बड़े बड़े सीजर्स कर रही है कोस्टल हमारे अरेबियन कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल में। उसके अलावा भी काफ़ी जैसा कि मुंद्रा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट, बड़े बड़े पोर्ट्स में रेगुलर सीजर्स बड़ी बड़ी एजेंसीज करती है। सर एक सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, इट्स लाइक समीर वानखेड़े जी का नाम जो है कहीं ना कहीं ब्रांड बन चुका है। लोकल घरों घरों में बच्चों को पता है अभी के NCB के समीर वानखेड़े जी का। इतना सर एक सेलिब्रिटी आपका लाइफस्टाइल लोगों को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है सर कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट अभी आपका जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है कि ऐसा सेलिब्रिटी टाइप का ऐसा फील? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा है कि पहले फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और गवर्नमेंट सर्वेंट का विश्लेषण अगर आप देखेंगे उसे कहते हैं जनता का नौकर, सरकार का नौकर, जनता का नौकर। तो मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई ये तो मुझे सरकार सैलरी देती है, मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं मेरी सैलरी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे प्रकार काफ़ी अधिकारी भी काम कर रहे होंगे, सिर्फ मौके की बात है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार ने काफ़ी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि अच्छी अच्छी एजेंसीज में काम करने के लिए दिया है। और रही बात कि वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के माइंड में ये भावना आ जाती है, घमंड की भावना आ जाती है, या वन अपमैनशिप की, या जो वर्ड, ये जो सेलिब्रिटी आपने ये जो वर्ड्स बोला है, अगर ये भावनाएं अगर आप में आ जाएगी तो आप यू विल बी बिग फेलियर, यू विल बी बिग ज़ीरो। मैं तो यही मानना चाहता हूँ कि मैं एक सरकार का सिर्फ नौकर हूँ, पब्लिक और जनता की सेवा करना मेरा काम है। हाल ही में सर आपको महाराष्ट्र सम्मान अवॉर्डेड किया गया बाय गवर्नर, इसके बारे में कैसा लग रहा है आपको? अब मैं राज्यपाल सर का काफ़ी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने पहले भी सम्मानित किया था 2020 में, और 2022 में भी अभी सम्मानित किया है पब्लिक सर्विस के लिए, तो काफ़ी शुक्रगुजार है। आई एम थैंकफुल टू हिम टू अप्रिशिएट व्हाट वर्क वी ऑल आर डूइंग दैट, एंड इस चीज़ से ज़रूर है कि प्रोत्साहन मिलता है आगे भी और अच्छा काम करने के लिए। लास्टली सर मुझे आपसे ये कहना है कि कभी महाराष्ट्र बंधु के वी आर इनवाइटिंग यू कुलाबा विधानसभा में, हम आपको ज़रूर एक बार हमारे इलाके में दिखाए कि एक्चुअल में हमारा इलाका है। दे मोस्ट ऑफ द लोग, जब हम जाते हैं नीचे, सर्वे हमारा भी चलता है टीम का, तो दे आर मोस्टली फाइंडिंग यू सर कि वो आप निचले स्थल एक बार बुलाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर आप हाल ही में माहिम में भी बीचेस पर ही आप गए थे, तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत इवेंट्स होते हैं। इफ़ वी इन्वाइटेड, हम इन्वाइट करेंगे तो यू इट विल बी पॉसिबल फ्रॉम योर साइड? देखिए, बंधु न्यूज़ चैनल मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो देशभक्त लोग हैं जो सही न्यूज़ चलाते हैं, और आपका वो चैनल एक चैनल उस प्रकार का है। मैं फॉलो भी करता हूँ, मुझे मेरे जो मित्र हैं वो भी आपके न्यूज़ लिंक्स भेजते हैं। तो जो देश की सेवा करता है, जो सही रास्ते पे चलता है, तो उसके लिए मैं 24/7 हूँ। आप लोग जब भी मुझे बुलाएंगे पब्लिक की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, गुलाबा में मैं ज़रूर आऊँगा। यू जस्ट कॉल मी, आई एम जस्ट कॉल अवे।
नौजवानों को क्या कहना चाहोगे समाप्त करने से पहले? नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी फोरम्स पे एक बात दोहराता हूँ हर टाइम पे कि आपके जो आइडल्स हैं, कभी भी लाइफ में आप आपके आइडल्स को ठीक ठाक देख के चुनिए। जो आज मैं यूथ और यंगस्टर्स लोगों को देख रहा हूँ, अच्छा भी लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी हमारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर गोइंग डेवलपिंग इंटरनेशनली। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि जिस प्रकार से जो यूथ है जो ड्रग का सेवन कर रहे हैं, उसके बाद में ये जो सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्क्स हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ फॉल्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी गलत छवि, उनकी गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, फ्लैशी कार्स, उसके बाद में रहन सहन, ड्रग का कंजम्पशन। तो ये जो लोग फॉल्स आइडल, फॉल्स इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, तो इनको शन करें। ये सिर्फ एक दिखावा है गलत लाइफ का है, तो इसे बिल्कुल भी प्रसारित ना कीजिए। हालांकि जो हमारे देश के आइडल्स हैं, उनके माइंड में आइडल्स 4-5 प्रकार के आइडल्स होना चाहिए। जैसा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको एक आइडल ले। दूसरा कि हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको एक आइडल ले। देन अगर रिसेंटली अगर बात करें तो फिर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे हैं, जिन्होंने देश के लिए लाइफ अपनी दिया है, बलिदान दिया है। कैप्टन अनुज नायर है, तो उनके बारे में पढ़े, इनको इम्यूलेट करें कि 23 जैसा कि शहीद भगत सिंह हैं, ये 23 साल की उम्र में लोग काफ़ी बोलते हैं कि 25 साल के आरोपी को पकड़ा, 26 साल के आरोपी को पकड़ा, बच्चे हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने अपनी जान दी देश के लिए, उस 23 साल की उम्र में एक इंसान ने, एक ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या नहीं कर दिया। आप सोचिए, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। उनकी नॉलेज, उनकी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज, उनकी हिस्ट्री की नॉलेज, उनकी इंग्लिश की नॉलेज, उनकी वर्ल्ड फिलोसफीज़ की नॉलेज, जब वो लिखते थे तो उनकी जो वर्डिंग्स हैं, वो वर्डिंग्स आज भी मुझे पढ़ के आश्चर्य होता है कि ये 21-22 साल के कोई यूथ ने लिखा है। तो हमें अगर आइडल बनाना है तो इनकी लाइफ के बारे में सोचना है। आज मैं भी काफ़ी जब आप लोग भी मीडिया में पढ़ते होंगे, जब मुझे भी व्यक्तिगत रूप पे पर्सनली टारगेट किया गया था सर्टन वेस्टेड एलिमेंट्स ने, तो वो टाइम पे भी मैं तो सोचता था कि चलो ठीक है, मैं तो फिर भी 16 साल की सर्विस कर चुका हूँ, 40 इयर्स क्रॉस कर चुका हूँ। तो मेरे सामने ये आइडल्स आते थे कि शहीद भगत सिंह जैसे, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कि इन्होंने क्या क्या कर गए। ये मेरा तो प्रॉब्लम बहुत छोटे इनके सामने, लेकिन ये छोटी सी उम्र में क्या कर गुजरे ये लोग। तो मेरा यही कहना होगा यूथ लोगों को कि आप लोग इनको फॉलो करें, इन्हें एम्यूलेट करें आप लोग, एंड देश की प्रगति करें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई ऑलवेज मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ और मैं जाकर अच्छा काम करता हूँ और ऐसी आवाज़ उठाता हूँ जहाँ पर गलत होगा, आवाज़ गलत होता रहता है तो आवाज़ मैं उठाते रहता हूँ लोगों का। पर या कभी कभी सर ऐसा होता है कि जब हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते तो काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ भी हमारे लिए आ जाते। तो नेगेटिव रिव्यूज़ तो आपके लिए है मानो या ना मानो, तो उसके लिए मैं नेगेटिव, जो मेरे बारे में नेगेटिव बात करते हैं, मेरे उनके लिए काफ़ी विशेज़ है मेरी। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू देयर ओन व्यूज़, और मैं नेगेटिविटी को अपने आप पे इफ़ेक्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा ही मानना है कि जब काम करोगे, जब देश से गंद हटाने का काम करोगे, तो गंदी आपके हाथ भी गंदे होंगे। अगर आप कचरा साफ़ करने की कोशिश करोगे, ट्रक के खिलाफ लड़ोगे, तो कीचड़ भी आप पे उछलेगा। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मुझे और प्रोत्साहित करता है। नेगेटिविटी या नेगेटिव जब भी कोई मेरे बारे में कमेंट करता है, तो मुझे तो एक चैलेंज की तरह मैं लेता हूँ कि मैं इसे रॉन्ग प्रूव करके बताऊँ। यू बिलीव इन कर्मा सर? आई डेफिनेटली बिलीव इन कर्मा, लेकिन आई बिलीव इन कर्मा फिलोसफी, बट आई बिलीव कि दिस इज़ द कलयुग, एंड आप जो करोगे अच्छा या बुरा, तो यू विल फेस योर कर्मा हियर इन दिस। बुरा किया था उनके साथ बुरा हुआ सर? नहीं नहीं, ये सब चीज़ों में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे शुभकामनाएं उनके साथ में, टू ट्राई एंड फाइंड मोर फॉल्ट्स इन मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव मोर। थैंक यू। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे जब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर बताइए कि विषय कैसा लगा।